हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री के वीडियोस। आप क्लास 9th में हैं, मैं क्लास 9th की वीडियोस दे रहा हूं। अभी क्लास 10th की भी वीडियोस अवेलेबल हैं और भी सब्जेक्ट की वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ हम लोग जब देख रहे हैं, लिखा हुआ है क्या, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे चारों ओर जो मैटर हैं उनके बारे में स्टडी करना है। तो केमिस्ट्री में आपको मेनली 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 9th में। वो कौन कौन से? तो एक तो आपका ये मैटर इन आवर सराउंडिंग, दूसरा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, और तीसरा आपका एटम एंड मॉलिक्यूल है, एटम मॉलिक्यूल एंड आयन है, और लास्ट जो है आपका वो है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या उसी को हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। पहला जो चैप्टर है उसके बारे में पहले बात करेंगे। पहला चैप्टर क्या है आपका कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स यानी कि हमारे चारों ओर जो मैटर है उनके बारे में स्टडी करना है। तो दो तरह की बातें आती हैं। किस तरह की स्टडी? फिजिकल स्टडी या केमिकल स्टडी। तो यहाँ जो हम लोगों को बात करनी है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर बात करनी है। दूसरा जो चैप्टर है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बात करनी है। तीसरे चैप्टर में हम लोगों को एटम और मॉलिक्यूल की बात करनी है, और लास्ट जो चैप्टर है उसमें हम लोगों को एटम के अंदर जाकर के बात करना है। यानी कि होल थिंग इज दैट कि आप यदि पूरा 9th के सिलेबस को देखोगे तो वो ये बताता है कि पहले मैटर को देखो, क्या कलर है, क्या मेल्टिंग पॉइंट है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है, किस तरह का कैरेक्टर है, मोशन कैसा होगा, क्या स्टेट है उसका। तो ये सब आपका क्या बता दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद बताता है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए तो सेकेंड चैप्टर में जाइए, वहां बताएगी कौन सा किसके साथ किस तरह का रिएक्शन करता है। तो ये आपका हो गया क्या, केमिकल प्रॉपर्टी। तीसरा जो चैप्टर है आपका उसमें आप पढ़ते हैं क्या कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, आयन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। लास्ट जो चैप्टर है उसमें उस एटम और मॉलिक्यूल के भी अंदर जाकर के बात करना है। कहने का मतलब ये कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है उसके बारे में बात करना है। खैर वो बाद की बात है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या है आपका, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आप जानते हैं जब मैटर की बात की गई तो मैटर को जो है 2 पार्ट में बांटा गया। एक हो गया आपका क्या, प्योर फॉर्म, दूसरा इम्प्योर। इस प्योर को जो है आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। इस एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट को आप मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड की बात करेंगे। हाँ, कंपाउंड की जब बात करेंगे तो कंपाउंड में क्या क्या, तो कंपाउंड के बारे में जब बात करेंगे तो वहां आप पढ़िएगा क्या कि कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा का होता है, मिक्सचर इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मास। तो यहां आप डाई एटॉमिक कर लो, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, या सिंगल बात कर लो पॉली एटॉमिक। हाँ, तो ये आगे चल करके हम लोगों को देखना है। इसके बारे में हम लोग जो है ये जो पार्ट है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कब, तो एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में। एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन जो चैप्टर है वहां देखेंगे। अभी जो हम लोगों को पढ़ना है वो इम्प्योर फॉर्म
इम्प्योर फॉर्म बोलिए या इसी को आप दूसरा नाम दे सकते हैं मिक्सचर। ये प्योर और ये इम्प्योर, यानी कि ये शुद्ध रूप है और ये अशुद्ध रूप है। मिक्सचर तो अशुद्ध ही होता है। अब मिक्सचर की बात कर लें तो दो तरह के मिक्सचर की बात करेंगे, होमोजीनियस और दूसरा जो है आपका वो आपका हो जाता है हेटेरोजीनियस। इस होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के बारे में ही जो है हम लोगों को जानना है, तो इसके बारे में जानेंगे। लेकिन जानने से पहले तो हम लोगों को ये देखना है, इन सब के बारे में जानने से पहले तो भाई जो पहला पार्ट है यानी कि ये मैटर, ये होता क्या है, यही तो मैटर रखता है। तो इसके बारे में कहा गया कि anything which occupies space having mass, anything which occupies space having mass is called मैटर। वो सब कुछ जिसके पास मास हो यानी कि द्रव्यमान हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे क्या नाम देंगे, मैटर का नाम देंगे, यानी कि पदार्थ का नाम देंगे। सिर्फ इतना ही कहा जाए तो थोड़ा सा लगता है कि इसमें कुछ और जोड़ दें, तो मैं यहाँ अक्सर बताऊंगा आपको कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास एंड विच वी कैन फील इज नोन एज मैटर। तो मैं जब ये कहता हूँ तो अक्सर स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं कि सर विच वी कैन फील कैसे। तो अब फील तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, जैसे दुख सुख, ये सब भी तो फीलिंग है, फील कर सकते हैं। तो ये फील करने का मतलब नहीं, फील करने का मतलब है यानी कि महसूस करने से मतलब मेरा ये है कि आप छू करके महसूस कर सके। जैसे अब आप बोलोगे ठीक है, आप कहते हैं कि छू करके महसूस कर सके। हवा को कैसे छुएंगे, तो देखो कैसे छुएंगे मैं बताता हूं। जब आप हवा में हाथ को यूं लहराते हैं तो क्या होता है, आपके हाथों के ऊपर एक क्या होता है, प्रेशर मिलता है, प्रेशर महसूस होता है। जब आप यूं करते हो तो आपको लगता है कि इस तरफ से क्या है कि कुछ चीज है जो दिख तो नहीं रहा है बट इसको प्रेशराइज्ड कर रहा है। हाँ, तो जब ये प्रेशराइज्ड कर रहा है तो क्या है कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको कि हमने फील किया, महसूस किया। तो एयर तो महसूस किया जा सकता है, और नहीं महसूस करते हैं तो सांस जो छोड़ते हैं वो भी तो गैस है, एयर है। जरा आप नाक के आगे छोड़ के रख के देखो क्या होता है, हाथ पर गर्मी महसूस होती है। या सांस खींच रहे हैं तो उसे भी हम लोग महसूस करते हैं। यदि नाक बंद कर लो, यूं नाक को बंद कर लें तो क्या होगा, सांस नहीं जा पाएगा, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो महसूस तो किए, यानी कि जो कुछ भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास मास है और जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे क्या नाम देंगे, मैटर का नाम देंगे। अब मैटर के बाद जो है लिखा है मैंने कि मैटर के दो फॉर्म होते हैं, एक तो प्योर फॉर्म, दूसरा होता है इम्प्योर फॉर्म। हाँ, तो इम्प्योर फॉर्म के बारे में ही हम लोगों को चर्चा करनी है। प्योर फॉर्म के बारे में हम लोग 3rd चैप्टर में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है हम लोग क्या करेंगे,
सेकेंड पार्ट जो है यानी कि आपका ये इम्प्योर पार्ट जो है उसके बारे में चर्चा करना है। तो चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में जो साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि जॉन डाल्टन साहब आए हैं, उन्होंने सबसे पहले बताया था। साइंटिस्ट नहीं कहते हैं ऐसा, हम लोगों के सिलेबस में इस तरह की बात है। कहा गया है कि जॉन डाल्टन ने पहली बार ऐसा बताया कि किसी भी मैटर को यदि आप डिवाइड करने जाओगे तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा वो एटम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ भी जो है एशियंट फिलोसफर थे, नाम था महर्षि कनाद। महर्षि कनाद ने जो है ये बताया था कि यदि आप किसी भी पदार्थ को तोड़ते हैं तो तोड़ते तोड़ते एक ऐसा समय आएगा कि एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल मिलेगा, बहुत ही छोटा सा कण मिलेगा जिसको कि आप और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हैं। तो जब आप इसे तोड़ नहीं सकते हैं तो इसी सबसे सूक्ष्मतम कण को यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल को नाम दिया था उन्होंने अणु, और इसी को बाद में परमाणु भी हम लोगों ने कहा। क्यों परमाणु कहा? क्योंकि ये सबसे छोटा पार्टिकल था। अब जब सबसे छोटा पार्टिकल था तो किसने बताया था? महर्षि कनाद ने बताया था। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे एटम मॉलिक्यूल चैप्टर में। अभी जो है वो ये है कि इसके बारे में चर्चा करते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पर। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। जैसे हम लोगों को यहाँ जो पढ़ना है वो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से यदि आप पढ़ते हैं तो आपको ये जानना है कि जैसे 1 ड्रॉप ऑफ रेन वाटर यदि है, 1 ड्रॉप ऑफ रेन वाटर कितने के इक्वल होता है? कितने पार्टिकल ऑफ वाटर के इक्वल होगा? तो 10 to the power 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर के ये इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 10 to the power 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर के इक्वल होगा। अब सोच सकते हैं आप यहां कि 1 ड्रॉप ऑफ रेन वाटर है, एक छोटा सा बूंद, उसमें कितना पार्टिकल? तो 10 to the power 21। अब ये 10 to the power 21 यदि आप लिखने जाओगे तो कितना बार लिखना पड़ेगा? इतना बार लिखना पड़ेगा। बहुत लंबा डाटा है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट इस छोटे पार्ट में बात करते हैं। तो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने पार्टिकल ऑफ वाटर होते हैं? तो 10 to the power 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं। इन्हीं पार्टिकल को हम लोग नाम देते हैं। ये जो मैंने यहां पार्टिकल्स लिखा है, इन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग नाम देंगे मॉलिक्यूल्स। यदि कोई कंपाउंड है या दो एटम्स आपस में कंबाइंड हैं तो नाम दिया जाएगा मॉलिक्यूल का। तो ये मॉलिक्यूल हुआ। यहीं पर यदि कोई एलिमेंट यदि होता तो नाम देते हम लोग एटम का। यानी कि आपका ये जो पार्टिकल हमने अभी कहा, इसी पार्टिकल को जो है मॉलिक्यूल और एटम के फॉर्म में देखा जाता है, लिखा जाता है। अब सबसे पहली बात तो यहां वाजिब है, पूछना भी वाजिब है कि स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कैसे पता करेंगे कि महर्षि कनाद ने जो कहा था
या आज के डेट में जॉन डाल्टन के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने बताया था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है किसी मैटर का उसको नाम देते हैं एटम। ठीक है, कहते हैं एटम। लेकिन कैसे पता करेंगे कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है? सवाल तो उठता है, होना भी चाहिए, साइंस पढ़ रहे हैं। तो इसी को पता करने के लिए जो है एक एक्सपेरिमेंट है जो करके दिखाया जाता है अक्सर। हाँ, मैं आपको बता दूं, कैसे पता करें कि कोई भी जो पार्टिकल, कोई भी जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। तो जैसे अपने पास मार्कर का इंक है, क्या है ये इंक। इस इंक के में जो लिक्विड है, इस बोतल में जो लिक्विड है, इसे यदि मैं किसी ट्रांसपेरेंट टम्बलर में, इट मीन्स ग्लास में डालता हूं तो क्या होता है? आप देखोगे धीरे धीरे उसका कलर जो है, जो भी इस इंक का कलर होगा वैसा हो जाता है। इंक सब जगह अवेलेबल नहीं है, एक चीज लगभग सब जगह अवेलेबल हो जाएगा, वो क्या? तो नील, जिसे उजाला वगैरह जो आता है, उससे भी आप वो प्रैक्टिकल कर सकते हो। कैसे? तो एक ग्लास ले लो ट्रांसपेरेंट वाला, उसमें पानी डाल लो, उसमें आप क्या करो, 2-4 बूंद उजाला डालो। क्या होता है? पूरा का पूरा पानी जो है आपका नीला हो जाता है। तो ये नीला होने से क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि वो जो 4 ड्रॉप हमने डाले थे उसके वजह से वो जो ग्लास में उतना ज्यादा पानी था, पूरा का पूरा कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए मिक्सचर के फॉर्म में, पूरा तरह से ये फैल गया और इस तरह से आपका पूरा का पूरा ग्लास कैसा कलर का हो गया? ब्लू कलर का। ग्लास में जो वाटर था वो जो कलरलेस था उसमें एक कलर आ गया जो भी नीला कलर था, यानी कि ब्लू कलर था, तो वो उसके इंक का कलर हो गया। या यदि आप स्कूल में लैब कर रहे हैं तो लैब में आपको ये बताया जाता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट। अब मैं यहां बता दूं कि पोटेशियम पर मैग्नेट यदि मैंने कहा है, क्या नाम कहा मैंने? पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला पोटेशियम का होता है के, और पर मैग्नेट के लिए बात करते हैं MnO4, यानी कि KMnO4। किसका फॉर्मूला है? पोटेशियम पर मैग्नेट का है। अब पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये पर्पल कलर का होता है। यदि आप ग्लास में पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा टुकड़ा डालते हैं तो आपको क्या दिखेगा बताऊं? आपको दिखेगा, ये मान लो कि ये ग्लास है, ये ग्लास था जिसमें मैं पानी रखा। क्या किया मैंने? यहां पर जो है पोटेशियम परमैंगनेट मैंने डाल दिया। हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो ये क्या होगा? धीरे धीरे इसका कलर जो है वो फैलेगा और फैलते फैलते क्या हो जाएगा? लास्टली ये जो पूरा आपका ग्लास टम्बलर था, इसके पूरे का कलर
मान लो कि मानो क्या हो ही जाता है ये पर्पल, तो पर्पल कलर का ये हो जाता है। क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो इतना छोटा सा एक ढेले टाइप का था, ढेला था, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा था, वो जब आप पानी में डाले हो, वाटर में डालते हो, तो वो धीरे धीरे करके क्या होता है, डिसॉल्व होता है, यानी कि घुलता जाता है। तो घुलते घुलते क्या होगा, धीरे धीरे करके फैल जाएगा वो। हाँ, तो फैलेगा तो क्या है, पूरा का पूरा जो छोटा सा पार्ट में पहले पर्पल दिखा, फिर धीरे धीरे फैला, फैलते फैलते ये पूरा में फैल गया, तो पूरा का पूरा जो वाटर कलरलेस था उसका कलर क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। इसी को दूसरे शब्दों में भी देखा जा सकता है, दूसरे प्रैक्टिकल के थ्रू भी। दूसरा प्रैक्टिकल क्या कर सकते हैं, दूसरा प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं कॉपर सल्फेट के थ्रू। कॉपर सल्फेट में क्या, कॉपर सल्फेट में भी, अब कॉपर सल्फेट मैंने कहा, कॉपर सल्फेट कहा है मैंने, कॉपर सल्फेट की बात की मैंने, तो कॉपर सल्फेट क्या है आपका, तो CuSO4। अब ये CuSO4 यदि मैंने लिखा, ये ड्राई फॉर्म में है यदि, तो मैं आपको बता दूं व्हाइट कलर होता है। याद रखिएगा, इन ड्राई फॉर्म यदि है तो ये व्हाइट कलर का होता है, लेकिन आपको ये ड्राई फॉर्म में नहीं मिलता है, ये आपको मॉइस्चराइज्ड फॉर्म में मिलता है। तो फॉर्मूला हो जाता है CuSO4 5H2O। और तब जो है इसे नाम क्या देते हैं, तब इसको आप नाम देते हैं ब्लू विट्रॉल। क्या नाम देते हैं, ब्लू विट्रॉल। अब मैं यहां आपको बता दूं कि यदि पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा आपने वाटर में डाला, पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा आपने वाटर में डाला, तो क्या हो जाएगा कि ये जो ब्लू कलर था, कॉपर सल्फेट का टुकड़ा यदि आपने डाला है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे करके पूरा का पूरा ये जो आपका वाटर जिसमें रखा था अपने ग्लास टम्बलर में, वो पूरा का पूरा वाटर ब्लू हो जाएगा। तब आप गाना गाना, ब्लू है पानी पानी, हाँ, तो ये ब्लू है पानी पानी हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, बताया क्या, बताया गया यहाँ ये कि कॉपर सल्फेट जो है, जो टुकड़ा था छोटा सा, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल में कलर होगा। तो घुलते घुलते क्या है कि पूरा फैलेगा, और फैलते फैलते आपको यहाँ क्या दिखेगा कि ये पूरा का पूरा ग्लास का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। ग्लास का कलर कहने का मतलब मेरा यहाँ वाटर से है, तो वाटर का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, जिससे आपको पता चलता है क्या कि कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का था, जिसका छोटा छोटा पार्टिकल है, और वो घुल करके पूरे ग्लास टम्बलर में जो वाटर था उसको ब्लू कर दिया। ये जो प्रोसेस होता है एक सॉलिड का लिक्विड में घुल जाने का, इसको आप क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा और एक ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ कैसे करेंगे ये देखिए, जैसे ये मैंने ग्लास लिया, केमिस्ट्री के लैब में ग्लास नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बीकर बोलते हैं। मान लेते हैं कि ये जो मैं गोल गोल बना रहा हूं, ये छिपकली का अंडा नहीं है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं।
तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, इसमें आपको कुछ मॉलिक्यूल्स तो साथ में जो हैं वो कॉपर सल्फेट के भी थे ना। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा, तो ब्लू होता है, इसलिए यहां ब्लू मैंने ले लिया। तो ये धीरे धीरे करके क्या होगा, पूरा फैलेगा। तो जब फैलेगा तो ऐसा थोड़ी कि वाटर नहीं जाएगा इधर उधर, वाटर भी तो रहेगा ना जी। तो वाटर को जो है मैंने दिखाया है ब्लैक से यहां। मान लो कि ब्लैक कलर वाला जो ड्रॉप है वो वाटर का ड्रॉप है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां से आपको दिखेगा क्या, किस तरह से ये आपका जहां जहां ब्लू दिख रहा है उसको आप से क्या समझेंगे, कॉपर सल्फेट के पार्टिकल से समझेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है क्या, कहीं कहीं आपको ब्लू दिख रहा होगा, जिससे लग रहा है कि धीरे धीरे करके वो स्प्रेड हो रहा है। पहले कैसा होगा, पहले होगा कुछ ऐसा कि सारा का सारा कॉपर सल्फेट जो है आपका एक जगह एक ढेला के फॉर्म में था। मान लो इस फॉर्म में था और बाकी जगह क्या था आपका भरा हुआ, बाकी जगह आपका वाटर था। हाँ, क्या था आपका, वाटर था। चलो भर दिया मैंने वाटर। आगे चल करके ये ऐसा हुआ और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में आप देखोगे ये पूरे कंटेनर में ही जो है फैल गया। क्या हो गया, पूरे ही कंटेनर में आपको ये फैल गया है। तो इस तरह से क्या है, पता चलता है क्या कि कॉपर सल्फेट बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है।